हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। आज के इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी। इस समय हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं और ये सारे लेक्चर्स हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं बोर्ड प्लॉट के लिए। एक्चुअली हमें बोर्ड प्लॉट बनाना है, बट बोर्ड प्लॉट बनाने से पहले हर वो टर्म, हर वो कॉन्सेप्ट जो बोर्ड प्लॉट बनाने में यूज होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओमेगा सी का वैल्यू निकाला था। जो लोग लेक्चर को सीक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम है, लास्ट क्लास में हमने यहीं पर खत्म किया था। और अगर आप प्लेलिस्ट पर पहली बार आए हो तो जस्ट वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ओमेगा सी एंड ओमेगा बी आर। ओमेगा सी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और यही हमारी बैंडविड्थ के भी बराबर होती है, वेयर साई इज द डैम्पिंग रेशियो। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर के लिए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकाल रखा है, √1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 4 साई स्क्वायर यू स्क्वायर, जहां पर u का वैल्यू है ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। यहां पर व्हाट इज ओमेगा एन? ओमेगा एन इज द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई डैम्पिंग नहीं है तो सिस्टम जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा दैट इज ओमेगा एन। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसॉइडल इनपुट टू द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ध्यान रखेंगे, हम सिस्टम पर जो साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हैं, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको साइन ओमेगा टी इनपुट देकर टी ऑफ जे ओमेगा निकालना बताया था, राइट? तो जो आप साइनोसॉइडल इनपुट दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर मैं इनपुट पर साइन 2t लगा दूंगा तो ओमेगा का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं इनपुट पर साइन 3t लगा दूंगा तो ओमेगा का वैल्यू 3 हो जाएगा, राइट? u क्या था? u was √1 माइनस 2 साई स्क्वायर। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, रेजोनेंस के लिए साई का वैल्यू 1/√2 से कम ही होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी गॉट इन द प्रीवियस क्लास। मैग्नीट्यूड और ओमेगा को हमने जब प्लॉट किया तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड, और ये मैक्सिमम वैल्यू मेरे को एक फ्रीक्वेंसी पर मिलती है, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ केवल तब एप्लीकेबल है जब साई का वैल्यू 1/√2 से कम हो। अगर आप साई का वैल्यू 1/√2 से बढ़ा दोगे उस केस में आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, राइट? और उस केस में टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो पीक्स हैं वो कंसाइड नहीं करेंगी। पहले मैं आपको समझा दूं, दिस इज साई ग्रेटर देन 1/√2, राइट? अगर आपने साई का वैल्यू 1/√2 से ज्यादा कर दिया तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के जो पैरामीटर्स हैं आप उनको कोरिलेट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली हम हमेशा चाहते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन के पैरामीटर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। कैसे? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, टाइम डोमेन में जब आपने रिस्पॉन्स प्लॉट किया था, अगर आप सेकेंड ऑर्डर टाइम डोमेन एनालिसिस वाला लेक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ऐसे। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस। ऐसा कुछ ग्राफ आया था एंड दिस वाज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। एमपी का वैल्यू ऐसा आया था। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एमपी? एमपी का वैल्यू था e⁻ साई इंटू पाई डिवाइडेड बाई √1 माइनस साई स्क्वायर। ये टाइम डोमेन एनालिसिस में आया था, राइट? जब तक मैं, अच्छा, यहां पर साई का वैल्यू क्या था? साई वॉज लेस देन 1, राइट? साई वॉज लेस देन 1। और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में जब हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट किया था तो व्हाट डिड वी गेट? ये वाला ग्राफ हमें मिला था, दिस वन, राइट? तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोरिलेशन के लिए आपको ये दोनों पैरामीटर समझने पड़ेंगे। देखिए, टाइम डोमेन में व्हाट इज द रिलेशन? ओमेगा डी का वैल्यू कितना आता था? ओमेगा डी वॉज ओमेगा एन √1 माइनस साई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने ओमेगा एन का वैल्यू इंक्रीज किया तो आप मुझे बताओ ओमेगा डी का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? टाइम डोमेन में आप ओमेगा एन बढ़ा रहे हो तो टाइम डोमेन में ओमेगा डी बढ़ रहा है। टाइम डोमेन में अगर आप साई को बढ़ा रहे हो तो आप देख रहे हो, अगर आप साई को बढ़ा रहे हो तो ओमेगा डी डिक्रीज हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? देखिए कैसे दोनों लोग रिलेटेड हैं। टाइम डोमेन में आपने ओमेगा एन बढ़ाया तो ओमेगा डी भी बढ़ा। ये देखिए, ये ओमेगा एन है, ये ओमेगा डी है। टाइम डोमेन में आपने साई को बढ़ाया तो ऑब्वियसली 1 माइनस अ ग्रेटर टर्म, तो ओमेगा टी डिक्रीज करेगा, ठीक?
यही चीज अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हो जो हम लोगों ने कल डिराइव किया है, तो व्हाट इज ओमेगा आर? ओमेगा आर इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 साई स्क्वायर। अगेन सेम लॉजिक, अगर आप ओमेगा एन बढ़ा रहे हो तो क्लियरली आप देख रहे हो कि ओमेगा आर भी बढ़ रहा है। अगर आप साई का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ओमेगा आर भी डिक्रीज हो रहा है। क्या आपको इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोरिलेशन दिखाई दे रहा है? यही कोरिलेशन हमें प्लॉट करना है आगे जाके। ठीक है, कैसे हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के पैरामीटर्स रिलेट रहें, उसके लिए टाइम डोमेन की ये कंडीशन है और बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन की ये कंडीशन है। अब आप खुद देखो, ध्यान से देखो एक्सक्यूज मी, जब ओमेगा का वैल्यू साई का वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो गया, तब आप देख रहे हो पीक यहां कहीं या यहां कहीं आ रहा है। ये वाला पीक इसका इस वाले पीक से कभी कोरिलेट ही नहीं हो सकता, राइट? तो जब हम बोर्ड प्लॉट बनाएंगे तो ये छोटे छोटे माइनर चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड प्लॉट में हम बनाते क्या है अभी, हालांकि बोर्ड प्लॉट हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी खाली उसके पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको यह मालूम है कि बोर्ड प्लॉट में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को प्लॉट करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये मेरे मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है। अब क्या इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। तो बोर्डे ने सोचा व्हाई टू ड्रॉ द कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ बनाने की जगह अगर मैं चीजों को अप्रोक्सीमेट करके एक अप्रोक्सीमेट प्लॉट बना दूं तो भी मुझे सिस्टम का बिहेवियर पता चल जाएगा। अब जब मैं सिस्टम की बिहेवियर की बात करता हूं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी। देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है दैट इज फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू बैंडविड्थ। और ऑल ऑफ यू आर अवेयर, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंडविड्थ। 2G स्कैम, 3G स्कैम, सारा खेल ही बैंडविड्थ का है, ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ, क्या एक सिस्टम इनफाइनाइट बैंडविड्थ या इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है? आप सोचो, आपको किसी चैनल पे मल्टीपल सिग्नल्स या मल्टीपल सिस्टम्स को शेयर कराना है और एक सिग्नल अगर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है तो क्या बाकी सिग्नल्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है? क्या इंटरफेरेंस नहीं बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसका मतलब किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पैरामीटर है वो फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है हर सिस्टम के लिए या हर सिग्नल के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली भाई, मुझे हर सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी और यहीं पर हमारा 3 dB फ्रीक्वेंसी काम आता है, राइट? देखिए, मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, मैं एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनाता हूं। ये मैंने मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनाया, ये ठीक। ऑब्वियसली दिस इज डीसी गेन, मान लेते हैं के, इसको हम लिख देते हैं के, दिस इज नथिंग बट डीसी गेन। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच से प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं या दे डू नॉट नो व्हाट डीसी गेन इज, तो मैं आपको डीसी गेन एक एग्जांपल से समझा देता हूं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मान लो आपको एक टी ऑफ जे ओमेगा दिया है, दिस इज जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर। एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, टी ऑफ जे ओमेगा मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टाइम्स ऑफ 10 ओमेगा। ये एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है। टी एस मुझे दिया था, मैंने टी ऑफ जे ओमेगा निकाल लिया, ये आया, ठीक। अब मेरे को डीसी गेन निकालना है, तो सिंपल सा, जब मेरे को डीसी गेन निकालना होता है, आप ओमेगा को 0 पुट कर दो। जब आप ओमेगा को 0 पुट करोगे तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा टी ऑफ जे ओमेगा ये 0.5 आ जाएगा। तो डीसी गेन वो टर्म है जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुट करके आपको मिलता है, ठीक। तो आपने एक मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट किया, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज ओमेगा एंड के इज योर डीसी गेन, या आप कह सकते हो डीसी पावर, राइट। अब ये पावर आपको कहां पे मिली? इस पावर का मैक्स आपको मिला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। आपने कहा वो पॉइंट आइडेंटिफाई किया जहां पर पावर k/2 हो गई। ध्यान से समझिएगा, यू हैव आइडेंटिफाइड अ पॉइंट जहां पर पावर k/2 हो गई, राइट, या मैक्सिमम पावर की हाफ हो गई। उस फ्रीक्वेंसी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने कहा कि सर दिस इज माई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज माई
कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको 3 dB क्यों कहते हैं वो भी समझाता हूं आपको। दिस इज माई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी हुई, देखिए एक सिग्नल की पावर जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जा रही है, या आपको जो भी सिग्नल की पावर दी है, जब ये पावर अपनी वैल्यू की हाफ हो जा रही है, उस पॉइंट के बियॉन्ड हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम का कोई गेन आएगा ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अगर सिस्टम का आउटपुट पावर अपनी पावर के हाफ से भी कम हो जा रहा है तो उस सिस्टम का गेन मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, राइट। तो मैंने क्या किया, वो पॉइंट निकाला जहां पर पावर हाफ हो रही है, वो पॉइंट मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ओमेगा सी। तो क्या मुझे एक रीजन पता चल गया? अगर मैं आपसे कहूं कि यही वो फ्रीक्वेंसी का रीजन है जहां पर सिस्टम का गेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया है, प्रैक्टिकली भी ऐसा है कि अगर पावर किसी सिग्नल की, किसी सिस्टम का आउटपुट हाफ से भी कम हो जा रहा है तो वो सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। और जहां पर वो हाफ हो रहा है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में कि वो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आई गेस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। वो पॉइंट जहां पर पावर हाफ हो रहा है उसके नीचे मान लीजिए ये पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट मैंने ये बताया, ये यहां पर पावर हाफ से भी नीचे, अब जो भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये मेरे सिस्टम के लिए किसी काम की नहीं। तो मैं सिस्टम को कहां पर एनालाइज करूंगा? इस सिस्टम को मैं 0 से ओमेगा सी के बीच में एनालाइज करूंगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपको याद होगा रेजोनेंस सर्किट में आपने ऐसा ग्राफ पढ़ा था, मैक्सिमम पावर का हाफ जहां पे हुआ था, आपने दो पॉइंट लिए थे ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और आपने कहा था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज द बैंडविड्थ। नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में भी आपने ये पढ़ा है, फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आपने ये पढ़ा है, और क्लास 12th फिजिक्स में भी ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने ये पढ़ा है, राइट। ये वही कॉन्सेप्ट है, जहां पर पावर हाफ हो रही है उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहां पर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं, तो मेरा रिस्पॉन्स शुरू ही 0 से हो रहा है, तो मैंने कह दिया भाई 0 से ओमेगा सी, यहीं पर मैं सिस्टम का रिस्पॉन्स देखूंगा, इसके आगे देखूंगा नहीं, पीछे एग्जिस्ट कर नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब 3 dB फ्रीक्वेंसी को हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट करें? भाई ये तो ठीक है, आपने समझा दिया 3 dB फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे पावर हाफ से भी कम हो जा रही है, ठीक, मतलब हाफ हो जा रही है, उसके नीचे पावर हाफ से भी कम है और वो मेरे किसी काम का नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर पावर हाफ से भी कम हो जा रही है तो मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो रहा होगा? भाई अगर पावर हाफ से भी कम हो रही है तो मैग्नीट्यूड तो k/√2 हो गया होगा ना? यस और नो? यस, p इज इक्वल टू a स्क्वायर, a इज इक्वल टू p/√2, राइट। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ऐसे ही हम डेसिबल्स में निकालते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं यही मैग्नीट्यूड डेसिबल में निकालूं तो mdb कितना आना चाहिए? दिस विल बी 20 log 10 k/√2, भाई 1/√2 टाइम्स हो गया ना मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर लो, 20 log 10 k माइनस 20 log √2, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया, इसको 20 कर लो, 20 log 10 के माइनस √2 को 2 की पावर 1/2, उस 1/2 से ये 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा log 2। log 2 होता है 0.30103। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आप लिख सकते हो? 20 log बेस 10 माइनस 3 dB, ये चीज 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप मैथमेटिकली देखो, 3 dB फ्रीक्वेंसी वो पॉइंट है जहां पर डेसिबल्स में पावर 30 dB से कम हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंस है 3 dB फ्रीक्वेंसी का। इस पर आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में और गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। अच्छा, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बोर्ड प्लॉट। हमें वो सारी चीजें पढ़नी है जो बोर्ड प्लॉट बनाने में हमें हेल्प करेंगी। यहां पर मैंने आपको बताया एट दिस पॉइंट, ये इसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बोर्ड ने सोचा कि वाई टू ड्रॉ द इंटायर ग्राफ,
क्यों ना हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लें, और यहां से हमारे पास एक नया टर्म आ गया, अप्रोक्सीमेट बोर्ड प्लॉट। कई जगह पूछा जाता है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट प्लॉट, तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस अप्रोक्सीमेट प्लॉट। देखिए अप्रोक्सीमेट प्लॉट, PLOT, अप्रोक्सीमेट प्लॉट में हम क्या करते हैं, वी गो फॉर asymptotic approximation. अब this might be a new term for you, बट जो पोलर प्लॉट वाला लेक्चर देख के आए उनके लिए ये नया टर्म नहीं है। व्हाट आर एसिम्टोट्स, व्हाट आर एसिम्टोट्स, अगर आपको पता है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। दीज आर द टेंजेंट्स टू अ कर्व एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। अब जरा देखिए बोर्ड ने सोचा क्या, एक कर्व का या एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस का, ये एक ट्रांसफर फंक्शन का जो मैंने मैग्नीट्यूड रिस्पांस निकाला हुआ है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर अगर मुझे टेंजेंट्स पता चल जाए या मैं वो टेंजेंट्स बना पाऊं, तो मुझे उस कर्व की सिमेट्री का, उस कर्व के फिगर का एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, पूरा मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट ही नहीं करते, हम एसिम्पटोट्स पर अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है पूरा ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस पर चेक कर लेते हैं कि कर्व का नेचर क्या है, बट ये नेचर चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक और टर्म आता है बेटा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। पहले ये भी समझ लो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स यूज होंगे जब हम अल्टीमेटली बोर्ड प्लॉट बना रहे होंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज किसी भी सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू है जहां पर वो पर्टिकुलर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है, ओके। या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसीज एट विच द फंक्शन चेंजेस द वैल्यू, चेंजेस द वैल्यू, और फंक्शन भी नहीं, बेसिकली जहां पर एसिम्टोट अपनी वैल्यू चेंज करता है। मैं आपको वैसे बता दूं, लेटर ऑन हम डिराइव भी करेंगे, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए आपकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 1 टाइम कांस्टेंट। ये मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए आपको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी करके दिखा देता हूं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डिराइव भी करूंगा कि एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो लोग पढ़ चुके हैं, पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं, वो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, बट कोई टेंशन नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आगे का हर लेक्चर इस तरीके से होगा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस बोर्ड प्लॉट और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला पार्ट छोड़ना नहीं है किसी को, नॉर्मली सेमेस्टर में बच्चे कहते हैं छोड़ देंगे। चलो जरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/1 प्लस एस इंटू टी, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। अगेन टी ऑफ जे ओमेगा, राइट, 1/1 प्लस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक। ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दिया, ये कितना हो गया 1/t डिवाइडेड बाई 1/t प्लस जे ओमेगा, ये मिल गया मेरे को, ठीक। अब हमने दो कंडीशंस ली, पहली कंडीशन क्या ली, मान लेते हैं ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1/t से, राइट। अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1/t से, इसका मतलब हो गया जे ओमेगा प्लस 1/t को हम अप्रोक्सीमेटली जे ओमेगा मान ले। अगर ऐसा मान लेंगे तो मेरे भाई ये बताओ टी ऑफ जे ओमेगा, क्या इसकी वैल्यू 1/जे ओमेगा टी आ जाएगी? ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, इस पॉइंट से टी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू 1/जे ओमेगा टी आ जाएगी, ये पहला अप्रोक्सीमेशन हुआ। दूसरा, मान लेते हैं ओमेगा इज लेस देन 1/t, अगर ऐसा है तो 1/t प्लस जे ओमेगा, इसको हमें लगभग 1/t मानना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो टी ऑफ जे ओमेगा था मेरा 1/t डिवाइडेड बाई 1/t प्लस जे ओमेगा, ये लगभग 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ गया तो अब आप देखो अपना ट्रांसफर फंक्शन आपने अप्रोक्सीमेट कर लिया, कितना सिंपल हो गया। इसका वैल्यू 1 हो गया कब, फॉर एवरी ओमेगा इज लेस देन 1/t, इसका वैल्यू हो गया 1/जे ओमेगा टी फॉर एवरी ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/t। क्या आप समझ गए
कि एक्चुअली हमने किया क्या, अप्रोक्सीमेट प्लॉट में हमने किया क्या, हमने टी ऑफ जे ओमेगा फंक्शन को दो इंटरवल्स में विद देयर कॉर्नरिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। ये ट्रिक यूज होगी जब हम बोर्ड प्लॉट बनाएंगे। आई गेस मेरी बात समझ में आ गई है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। पहली 3 dB फ्रीक्वेंसी पढ़ी, दूसरा हमने साई यानी कि डैंपिंग रेशियो की वो कंडीशन पढ़ी जहां पर टाइम रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कोरिलेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस लेक्चर का कैरी फॉरवर्ड है, दैट इज एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन, राइट। इसको यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पर आएंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग अ बोर्ड प्लॉट। वहां पर वो सारी चीजें यूज होंगी जो इस लेक्चर को मिला के पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे और यू आर हियर जस्ट टू स्टडी बोर्ड प्लॉट, नाइकिस क्राइटेरिया, पोलर प्लॉट एंड राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, तो वो सारे लेक्चर लाइन से हैं, you can watch them, right? Thank you so much and we'll catch up very soon. Take care.